बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज सुपीरियर कॉलेज मियाँवाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर बायोडाइवर्सिटी, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज़ वायरसेस। ठीक है, एंड देयर क्लासिफिकेशन। अब बेटा चैप्टर का अगर मैं उसको सम अप करूँ तो उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में देख रहे थे। हम बायोडाइवर्सिटी में हमने लाइफ की 3 डोमेन्स को डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद उन डोमेन्स के अंदर हमने डिफरेंट किंगडम्स देखे थे, जो कि 5 किंगडम थे हमारे पास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिफिकेशन जिसको हम फॉलो करते हैं अभी। ठीक है, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो फॉलो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा कि हमारे पास 5 किंगडम्स हैं। ठीक है, उसके बाद उन 5 किंगडम्स के अंदर हमने 1 बाय 1 सारी लाइफ को डिस्कस किया। देन हम इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स के ऊपर हमने मूव किया था। ठीक है, अब बेटा वायरसेस नेक्स्ट जो हमारी आउटलाइन है। अब वायरसेस क्या होते हैं? वायरसेस बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा नहीं भी हैं और हम कंसिडर करते हैं कि हैं भी सही। सो एक्चुअली वायरसेस को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं कि दीज आर ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, वायरसेस जो है आपके पास, ये किसी भी किंगडम का हिस्सा नहीं है। जो हमने 5 किंगडम्स पढ़े थे वो उसमें से ये किसी का भी हिस्सा नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये फिर जो हमने 3 तरह की डोमेन्स पढ़ी थी उनका भी हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो फिर बात ये आ जाती है कि अगर ये किसी लाइफ में हम इनको इंक्लूड नहीं करते किसी किंगडम के अंदर, तो क्या इसकी रीज़न्स हैं? ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे पढ़ने का हमारा पर्पस क्या है? सो बेटा इस चीज़ को आज हमने डिस्कस करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस की जब हम बात करें या वायरसेस के जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, तो दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो उस हिसाब से ये किसी क्लासिफिकेशन में तो नहीं आएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि ना ये किसी डोमेन का हिस्सा है ना किसी किंगडम का हिस्सा है। ठीक है, अब बेटा फिर हम इनको डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि दीज आर ए सेलुलर पार्टिकल्स। अगर हमसे कोई कहे कि वाई दीज आर नॉट लाइफ, क्यों लाइफ नहीं है? ठीक है, तो इसकी पहली रीज़न ये है कि इसमें सेल ही नहीं है ना। ठीक है, हमने क्या कहा था कि लाइफ के लिए सेल का होना ज़रूरी है। हर वो चीज़ जो सेल रखेगी अपने अंदर उसको हम कहेंगे कि दैट इज़ लाइफ। तो कहते हैं दीज आर ए सेलुलर पार्टिकल्स। ठीक है, ए सेलुलर का मतलब होता है विदाउट सेल, इसके अंदर सेल ही नहीं होता। ये किसी किस्म का सेल का कैरेक्टरिस्टिक या लाइफ का कैरेक्टरिस्टिक नहीं रखते, दैट्स वाई। अब बेटा फिर बात आ जाती है कि ये किस चीज़ के बने हुए हैं अगर इसमें सेल नहीं है। तो आपने मेजर चीज़ जो याद रखनी है इसमें कि वायरसेस जो हैं दीज आर जनरली कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स। ठीक है बेटा, एक जो इसका कंपोनेंट होता है दैट इज़ प्रोटीन, और जो इसका सेकेंड कंपोनेंट होता है बेटे दैट आर न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, आपको पता है ये दोनों बायोमोलिक्यूल्स हैं ना। प्रोटीन बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्रुप है। दूसरा न्यूक्लिक एसिड्स बहुत बड़ा ग्रुप है। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर 2 चीज़ें आती हैं बेटा, डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो वायरसेस जो हैं ये इन 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, यानी प्रोटीन से और किस चीज़ से बेटा? न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड में कोई भी हो सकता है वो। ठीक है, प्रोटीन के साथ यानी न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। लेकिन ये बात आपने माइंड में रखनी है कि किसी भी वायरस के अंदर दोनों चीज़ें एट ए टाइम नहीं हो सकती। दोनों चीज़ें कौन सी? डीएनए और आरएनए। ठीक है, दोनों में से, दोनों न्यूक्लिक एसिड्स में से कोई एक न्यूक्लिक एसिड जो है ये प्रोटीन को असिस्ट कर रहा होगा किसी भी वायरस के स्ट्रक्चर को बनाने में। ठीक है, वायरस के लिए बेटा हम सिंगल, जब हम वायरस की बात करते हैं ना तो इसको हम वायरॉन का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है कि प्रियॉन्स एंड वायराइड्स आर ऑल्सो ए सेलुलर। अब ये कहता है, एक तो आपने कहा है ना कि वायरसेस, ठीक है, दूसरी टर्म आपने ये जिनको हम वायरॉन भी कह रहे थे, कहते हैं एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि इसी से रिलेटेड यानी वायरस से रिलेटेड 2 और हमारे पास पार्टिकल्स भी हैं, जिसमें से एक का नाम प्रियॉन है और एक का नाम वायरॉइड्स है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ये भी ए सेलुलर हैं। तो अब वो कहते हैं अब ये प्रियॉन्स किस चीज़ के बने हुए हैं? दीज आर प्रोटीन्स ओनली। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स के होते हैं। अब वायराइड्स क्या हैं? वायराइड्स में बेटा प्रोटीन नहीं होती, वो क्या होता है? उसमें आरएनए होता है। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या करते हैं? मुख्तलिफ तरह से हमारे पास इंटरेक्शन में आ रहे होते हैं लिविंग थिंग्स के साथ कि वो डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है कि जो वायरस है उसकी कंपोजिशन, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया बेटा, वायरस को हम वायरॉन भी कहते हैं और इसकी कंपोजिशन में दोनों चीज़ें एट ए टाइम मौजूद होना ज़रूरी है। कौन कौन सी? न्यूक्लिक एसिड उनके कोर के तौर पे, मतलब उनके सेंटर में न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है जो कि डीएनए होगा या आरएनए होगा। उसने मेंशन किया हुआ है कि डीएनए और आरएनए यानी दोनों में से कोई एक चीज़, सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा बेटे? वायरस होगा। दे कैन नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म।
ठीक है, किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन जो है इसके अंदर नहीं हो सकता एंड डिपेंड अपॉन द होस्ट सेल। उसके लिए अब केमिकल रिएक्शन किस एक कंडीशन है कि उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मतलब जब तक वो इंडिपेंडेंट पड़े हुए हैं ना, किसी बाहर किसी जगह पे पड़े हुए हैं, मतलब होस्ट के साथ नहीं है या किसी भी लिविंग चीज़ के साथ नहीं है, तब तक आपको ऐसे लगेगा कि ये डेड कोई चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, मतलब कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। हाँ, अगर इनको कोई लिविंग सेल मिल जाता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाता है, वहाँ फिर इनका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है आपके पास, मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन की सिंथेसिस है, उसके लिए राइबोसोम्स बहुत ज़रूरी हैं। तो बेटा राइबोसोम्स इसके पास नहीं होते ना, डीएनए तो होता है इसके पास, ठीक है, तो ये प्रोटीन नहीं बना सकते। तो अब होस्ट के अंदर जाते हैं जब ये, यानी होस्ट इनका कौन हो सकता है, किसी भी प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया के अंदर जब ये जाएंगे तो उनके राइबोसोम्स पे काबू करेगा इसका जो डीएनए या आरएनए होता है, और उसकी मदद से फिर ये अपनी प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, तो मेटाबॉलिज्म इसका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वायरसेस की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि ये जो 3 तरह की हमारे पास टाइप्स हैं, वायरॉन, वायराइड और थर्ड जो मैंने आपसे टर्म डिस्कस की है बेटा प्रियॉन्स। ठीक है, इसको ज़रा आप देखिएगा। सबसे पहले अब वो कहते हैं कि प्रियॉन्स जो है ना वो क्या होते हैं। ठीक है, ये दीज आर द प्रोटीन ओनली। ठीक है, मतलब कि ये जस्ट आपके पास कोट होता है, ये इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये आपके पास प्रियॉन्स हैं, यानी दीज आर द प्रोटीन ओनली। ठीक है, अब दूसरा आपके पास है बेटे वायराइड। वायराइड क्या होते हैं, कहते हैं इसका जो है ये सिर्फ आरएनए होता है, सर्कुलर आरएनए। ठीक है, ये क्या है, ये वायराइड है, वायराइड। ठीक है, उसके बाद आपके पास वो कहता है कि ये वायरस जो है जिसको हम वायरॉन कहते हैं, वायरस के लिए आपने ज़हन में रखना है कि हम वायरॉन का वर्ड भी यूज़ करते हैं ना। ठीक है, इसके लिए वायरॉन। ठीक है, अब वो कहते हैं इसमें क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। दोनों चीज़ों से क्या मुराद है, मतलब कि ये इसका आउटर कोट होता है, ठीक है, और इसके अंदर कोर मटेरियल के तौर पे क्या चीज़ होती है, डीएनए या आरएनए, दोनों में से कोई एक चीज़ होती है। तो ये आपके पास क्या होते हैं बेटा, मेजर डिफरेंस होता है इसका तीनों का, जो आपने याद रखना है, जो आपको क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है वायरसेस की क्लासिफिकेशन। बड़ी सिंपल सी है, मतलब वायरसेस के ग्रुप्स हम जो है वो किस बेस पे बनाते हैं, कहते हैं मुख्तलिफ तरह की बेसिस हो सकती हैं जिसमें हम वायरसेस की क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। उनके जेनेटिक मटेरियल की बेस पे, अंडरस्टूड बात है बेटा। न्यूक्लिक एसिड की बेस पे वायरसेस 2 तरह के हो गए ना, जिनके सेंटर में डीएनए होगा वो डीएनए वायरसेस होंगे, जिनके सेंटर में आरएनए होगा वो आरएनए वायरसेस होंगे। ठीक है, उनकी रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी, क्या वो डायरेक्टली रेप्लिकेट करते हैं या इनडायरेक्ट तरीका होता है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, अपीयरेंस कैसी है, शक्ल कैसी है, रॉड शेप हैं, ओवल शेप हैं, टेट्राहेड्रल हैं, कॉमा शेप हैं। ठीक है, शेप के बारे में हमने अभी नहीं डिस्कस किया ना, तो उसकी बेस पे वो कहता है कि ये इसकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे क्लासिफिकेशन है। एंड द होस्ट दे इन्फेक्ट। ठीक है, अब वो कहते हैं और होस्ट की बेस पे, ठीक है, उसमें भी ग्रुपिंग होती है कि जो प्लांट का वायरस है ज़रूरी नहीं है कि वो एनिमल पे भी अटैक करे। ठीक है, या कोई भी हमारे पास जो बैक्टीरिया को ईट करने वाला या बैक्टीरिया ईटर है हमारे पास, ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है एनिमल और प्लांट के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात आपने और भी याद रखनी है यहाँ पर कि हमारे पास जो वायरसेस होते हैं ना बेटा, ये सारे के सारे ख़तरनाक होते हैं। कोई भी ऐसा वायरस दुनिया में नहीं है जो हमें किसी भी तरीके से डायरेक्ट हमें फ़ायदा पहुँचाता हो। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस करके हम उसको यूज़ कर रहे हो तो वो अलग बात है। तो ये बैक्टीरिया और वायरसेस का एक बड़ा मेजर डिफरेंस है। बैक्टीरिया सारे हार्मफुल नहीं थे, वो हमें फ़ायदा भी दे रहे थे, इनसे हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, उसके बाद जब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वो कहते हैं ये जो आपने डिफरेंट बेसिस बताई हैं, तो ये इंटरनेशनल कमेटी आपके पास थी ऑन टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, जिन्होंने ये मुख्तलिफ तरह की क्लासिफिकेशंस दी थी। ठीक है, अब एनिमल वायरसेस जो यानी ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, तो एनिमल्स पे अटैक करने वाले वायरसेस आपको पता है, इन्फ्लुएंजा वायरस फ्लू कॉज करता है। ठीक है, रेबीज़ वायरस होता है। सेम इसी तरह से प्लांट वायरसेस हैं जो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे टोबैको के प्लांट पे अटैक होता है, पोटैटो पे होता है। ठीक है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस है आपके पास। इसी तरह से बेटा बैक्टीरियोफेजेस, ऐसे वायरसेस को कहते हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया ईटर्स होते हैं ना, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। उसमें कौन आता है, T4 फेजेस आती है, लैम्डा फेज आती है। अब ये वायरसेस की फॉर्म्स हैं। इसके बाद आर्किया वायरसेस हैं जो कि उनके नाम से ज़ाहिर हो रहे हैं। ठीक है, वो क्या करते होंगे,
आर्किया को इन्फेक्ट करते होंगे, ठीक है, सल्फोबोलस स्पिंडल शेप वायरस जो है आपके पास। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हेलिकल शेप हो सकती है। हेलिकल शेप कौन सी होती है बेटा, जैसे स्प्रिंग की शेप होती है ना, ठीक है, स्प्रिंग लाइक, ये आपको हेलिकल शेप में ये येलो कलर में ना आपको वायरस नज़र आ रहा है, उसके अंदर मतलब वो जो धंसा हुआ स्ट्रक्चर है थोड़ा सा सिलेंड्रिकल उसमें, तो ये आपको यहाँ पे इसकी फॉर्म नज़र आ रही है। आइकोजाहेड्रल, ठीक है, 3D शेप होती है इसकी, आइकोजाहेड्रल सिमेट्री होती है, मतलब डिफरेंट साइड से आप उसको देखेंगे ना तो उसके 20 के करीब फेसेस बनेंगे, ठीक है, जैसे एडिनो वायरस है, हर्पीस वायरस है आपके पास, डिजीज़ कॉजिंग है सारे। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कुछ की होती है, आइकोजाहेड्रल और हेलिकल दोनों तरह की फॉर्म्स जो हैं उसमें अंदर आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास ये बैक्टीरियोफेज है, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसका हेड रीजन जो है आइकोजाहेड्रल सिमेट्री बता रहा है आपको, इसके टेल रीजन में कुछ और चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इसके सेंटर वाला रीजन जो है ये हेलिकल दिख रहा है। इसके बाद एनवेलप्ड वायरसेस, अब वो कहते हैं ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने डिसाइड किया था कि हमारे पास जो है कोई भी जो वायरस है उसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक प्रोटीन, ठीक है, कोट के तौर पे, और अंदर उसकी कोर के तौर पे यानी सेंट्रल मटेरियल के तौर पे न्यूक्लिक एसिड। तो अब कहते हैं इन 2 चीज़ों के अलावा कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जो एनवेलप बनाते हैं अपने ऊपर, ठीक है, तो वो एनवेलप्ड वायरसेस कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो एनवेलप नहीं बनाएंगे वो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होंगे। तो एनवेलप की बेस पे भी एक क्लासिफिकेशन हमारे पास आ गई। अब कहते हैं एनवेलप किस चीज़ का बना हुआ होता है, कहते हैं ये होता है बेसिकली लिपिड और प्रोटीन दोनों चीज़ें होती हैं ना, ठीक है, इसके अंदर। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना होस्ट सेल की, ठीक है, ये उससे बनता है। तो आपने याद रख लेना यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन हमें पता है कि क्या होती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है बेटा वो भी प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वायरसेस के एनवेलप होंगे उसमें भी ये 2 चीज़ें जो है वो हमें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। कैप्सिड, अब ये कौन सी है, ये प्रोटीन है कैप्सिड, ठीक है, जो हमने कहा था कि वायरसेस जो हैं ये 2 तरह के कंपोनेंट से मिलके बने हुए हैं, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन तो बहुत सारी है ना, तो कौन सी प्रोटीन है, कैप्सिड, ठीक है। उसके बाद नॉन एनवेलप जिसमें नहीं होगा एनवेलप, जिसमें पोलियो वायरस आ जाता है, एडिनो वायरस आ जाता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वही बात, मतलब कि डीएनए और आरएनए की बेस पे, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए की फॉर्म में होगा तो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए जो है उसको इसको ऐसे याद करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, तो आप हाईलाइट कर सकें कि भाई इसमें जो है हमारे पास हर्पीस वायरस आता है या चिकन पॉक्स या पार्वो वायरसेस आते हैं, ठीक है। अब पार्वो वायरसेस के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि गैस्ट्रोएंटराइटिस कॉज करता है। ये बेटा एक किस्म का डायरिया होता है ना, ठीक है, जिसमें स्टमक और हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो अफेक्ट होता है, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग टाइप ये कंडीशंस हो जाती हैं। इसके बाद बेटा आरएनए वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए के होगा, अंदर होगा, ठीक है, आरएनए की फॉर्म में होगा। वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस में वन ऑफ द मोस्ट फेमस जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमने सफ़र किया, ठीक है, कोरोना वायरस, दैट इज़ कोविड-19। क्यों कहते हैं उसको कोविड-19, क्योंकि बेटा 2019 का ऑलमोस्ट एंड चल रहा था, जिसमें जो है वो इस डिज़ीज़ को या जो है इस वायरस को रिपोर्ट किया गया था फर्स्ट टाइम। इन्फ्लुएंजा वायरस जो फ्लू कॉज करता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। डबल स्टैंडर्ड में आपके पास आपके ये जो है रोटा वायरसेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जो कि अगेन आपके पास गैस्ट्रोएंटराइटिस कॉज करेंगे। क्लासिफिकेशन अगर इनकी रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी की बेस पे की जाए तो ये पॉजिटिव सेंस वायरसेस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं जिनका अगर जीनोम यानी कोर मटेरियल जो है ये आरएनए की फॉर्म में है तो ये डायरेक्टली इसको ट्रांसलेट करके यहाँ से प्रोटीन्स बना दी जाएंगी, ठीक है। आपको पता है कि आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। इसमें पोलियो वायरसेस आ जाते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस सी का वायरस आ जाता है। नेगेटिव सेंस वायरसेस कौन से होते हैं, जिनका जीनोम आरएनए की फॉर्म में तो होता है लेकिन उसको सबसे पहले मैसेंजर आरएनए में चेंज किया जाता है, ठीक है, और उसके लिए एक इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, ठीक है, उसके नाम से जाहिर हो रहा है आरएनए बनाने वाला, पॉलीमरेज, पॉलीमर बनाने वाला। पॉलीमर किसी बड़े मॉलिक्यूल को कहते हैं ना जिसमें छोटे छोटे सब यूनिट्स इकट्ठे हो जाएं। एग्जाम्पल में आपके पास रेबीज़ वायरसेस हैं, एबोला वायरस है, ठीक है। रिवर्स जो हमारे पास ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस हैं, कुछ ऐसे हैं जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ठीक है, मतलब कि वो आरएनए वायरसेस होते हैं ना, ठीक है, और वो क्या करते हैं बेटा आरएनए से डीएनए बनाते हैं। तो ये क्या होती है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। उसके लिए एक एंजाइम यूज़ होता है ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। सो ये आपके पास जीनोम की बेस पे जो है एग्जांपल्स इंक्लूड हैं। आरएनए जीनोम जिनका होता है ये रेट्रोवायरसेस हैं, और जिनका डीएनए जीनोम होता है इसमें पेंडा वायरसेस आपके पास आ जाते हैं जो कि हेपेटाइटिस बी का कॉज बनते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको मैं
ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का अगर बता दूं तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन क्या है हमारे पास, जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी, ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स, यानी आरएनए से अगर दोबारा डीएनए बन जाएगा। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस भी हमें वायरसेस की जो मेटाबॉलिज्म है या उनका जो रहने सहने का तरीका है उसके अंदर चीज़ नज़र आ रही होती है, ठीक है। सो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।